जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। यूपी पीसीएस में जो 2010 से लेकर के 2024 तक जो भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पर मैं डिस्कशन करूंगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है आप सभी को मालूम होगी, नहीं भी मालूम होगी तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जो यूपी पीसीएस में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस के यदि दो ऑप्शन, जो भी चार ऑप्शन है, यदि आप उस पर ठीक से वर्क करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में जो दो ऑप्शन आप पीछे वर्क किए हैं आगे इन फ्यूचर उन्हीं दो ऑप्शन को फिर से दे देता है। और जब आप इधर पीछे अच्छे से वर्क किए रहते हैं तो आप इन जब भी पेपर देने जाते हैं या आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती, उनके बेस पर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखते हैं तो आपका माइंडसेट एक बनता है कि जब भी आप कोई बुक पढ़ने बैठेंगे तो उसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट हैं उनको आप हाईलाइट करना या उनके नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। नहीं तो आपको मैं 5 पेज की एक नोट्स दे दूं और कोई बुक ही दे दूं 5 पेज की और बोल दूं कि इसमें से इम्पॉर्टेंट जो भी आपको लगे आप लिख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हो सकता है कि सब कुछ को अंडरलाइन करने लगेंगे, हाईलाइट करने लगेंगे, नोट्स उनके बनाने लगेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को नहीं देखा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर बहुत ही ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ जो जो मेंस में देखिए, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं तो प्री तो एकदम सरलता से आप समझ जाते हैं कि ये पॉइंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह ये है कि आप उसके भी क्वेश्चंस नहीं देखते, साथ ही साथ एक अच्छा आंसर उसका क्या होना चाहिए, एक मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, वो एक आइडिया आपको नहीं लग पाता। इसलिए भी आप मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट किताबों से नहीं निकाल पाते और वो दिक्कत होती है। निकालते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो निकाल लेते होंगे, उसमें से हाईलाइट कर लेते होंगे, लेकिन दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप आंसर राइटिंग भी खूब करिए। हमारी फ्री बैच चली रही है, कर्म योद्धा बैच मेंस की, वहाँ पर आंसर राइटिंग हम फ्री में करवा रहे हैं, तो उसको भी करते रहिए, उसको मजाक मत लीजिए। आंसर राइटिंग ही जो है, जो आपकी जो आपका गोल है, जो आपने जो एक जो सपना लेके आप चल रहे हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्री में खूब मेहनत कर लीजिए, और मेंस के लिए आप ऐसे ही इग्नोर किए बैठे रहेंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आंसर राइटिंग लिखिए, 10 ही मिनट 15 मिनट लगने है आपका समय, तो उस समय निकाल करके आंसर राइटिंग ज़रूर करिए। ठीक है। फिर इसके साथ मैं आगे बताऊं कि पीवाईक्यू के इम्पोर्टेंस की। तो जब आप ये चीज़ें जानते हैं, साथ ही साथ आप ये भी देखते हैं, जब 2010, 11, 12, 13, 14, 15 करते हुए 2024 तक आप चलेंगे तो आप ये भी देखते हैं कि किस तरीके से यदि आयोग क्वेश्चंस के पैटर्न को, नेचर को बदल रहा है तो उसका भी आप एक सूक्ष्म अवलोकन कर पाते हैं। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी जान पाते हैं कि जब आप पीवाईक्यू के कोई क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बार बार वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये भी जान पाते हैं कि ये क्वेश्चंस यदि इस सब टॉपिक से पूछा गया है तो इन फ्यूचर टॉपिक के और इर्द गिर्द कहाँ से पूछा जा सकता है, एक ये आइडिया लगता है। एग्जाम्पल में मैं बात करूं कि 2022 में चुनाव हुआ था, मार्च महीने में नतीजे आए थे, और जून 2022 में यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम हुआ था। और कई बार ऐसे क्वेश्चंस मुझे इस तरीके के पर्सनल मैसेज भी आए कि यूपी पीसीएस में इतने सारे, कहीं से भी कोई भी नवनिर्वाचित अध्यक्षों का नाम पूछ ले रहा है, क्योंकि 2022 के क्वेश्चंस पेपर में पूछा गया था कि ये राज्य हैं, इस राज्य में ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, मिलान कीजिए कि कहाँ कौन अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। तो मैं बोला था कि उनको एक गाइड किया था, और साथ साथ मैं भी आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि आप ये भी देखिए कि जो सेंटर में, केंद्र में जो सरकार है, यदि वही सरकार किसी राज्य में भी बन रही है तो वहाँ के नवनिर्वाचित सदस्यों का नाम तो आप याद रखिए ही, पूछ ही लेगा, और पूछा भी 2022 के क्वेश्चंस पेपर में। और सिर्फ उन्हीं केंद्र में, जो सेंटर में जो सरकार है और जिस राज्य में बन रही है, आप उन नवनिर्वाचित अध्यक्षों का नाम ही सिर्फ ध्यान रख ले रहे हैं, तो और किसी राज्य का कुछ भी दे दे, आप उस बेस पर जो सेंटर में सरकार है और जो राज्य में है, यदि दो ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जो केंद्र में है और जो राज्य में, दोनों जगह सेम सरकार है, तो उन दो ऑप्शन से ही आप क्वेश्चंस को सही कर जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर आप ये भी आती है कि सिर्फ नवनिर्वाचित अध्यक्षों के नाम याद रख लेना ही क्या काफ़ी है? नहीं, आपको वहाँ यह भी सोचना होगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जैसे कि उस टाइम पे मणिपुर और उत्तराखंड, इन दो का जिनको पता हो रहा होगा वो क्वेश्चन सही कर ले गए होंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ मणिपुर
और उत्तराखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम ही याद रखना काफ़ी नहीं, आपको खुद से सोचना होगा कि यहाँ से और क्या क्वेश्चंस बन सकता है। तो 2022 के ही क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिया गया था कि बताइए कि मणिपुर, उत्तराखंड ऐसे दो राज्य और दे दिया गया था कि यहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है। 2022 के क्वेश्चंस पेपर में नतीजे आए हैं मार्च 2022 में, क्वेश्चन एग्ज़ाम हो रहा है जून 2022 में। तो क्वेश्चंस में ये भी पूछ लिया गया, तो जिन्होंने मणिपुर उत्तराखंड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के साथ साथ विधानसभा में सीटों की संख्या को भी देख लिया था, उनके दो क्वेश्चंस तो ऐसे ही इजी सॉल्व हो गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष करंट अफेयर से था, लेकिन इनसे ले जाकर के स्टैटिक से जोड़ करके वहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या पूछ लिया। ओके, तो ये सब चीज़ें PYQ को देखने के बाद एक आइडिया लगता है। तो PYQ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस भाई रखता है, और आप जब एक अनुभवी टीम के साथ, टीचर्स के साथ इन सब डिस्कशन को देखते हैं तो आपका फ़ायदा और बढ़ जाता है। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला पेज, पार्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी पार्ट्स हैं, जो भी भाग हैं संविधान के, उनको मैंने यहाँ लिख लिया क्योंकि बार बार इसका काम लगेगा। जो अनुसूचियाँ हैं उनको मैंने यहाँ पर इसकी फ़ोटो लगा दी है। अब चलते हैं PYQ क्वेश्चंस देखते हैं। इधर हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे। फिर इसके बाद वही एक्सप्लेनेशन है जिस पर मैं अभी डिस्कस करूँगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। मतलब आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, मतलब कि 1960 ऐसे ही 75, 76, 77 ऐसे बढ़ते हुए देखना है कि कौन से राज्य कब गठित हुए हैं, और कूट देखना है, और कूट के माध्यम से सही उत्तर तक आपको पहुंचना है। तो ये आपने क्वेश्चंस तो पढ़ ही लिया, यहाँ पर मैंने टिक भी कर दिया है। एक मिनट, इसको हटा ही देता हूँ, सॉरी, अरे हट ही नहीं रहे, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। सॉरी, चलिए देखिए, थोड़ा मैं हिस्ट्री पे चलता हूँ। मतलब कि जो राज्यों का गठन का जो एक इतिहास रहा है वो क्या रहा है, वो जानना ज़रूरी है। जितना भी डिस्कशन कर रहा हूँ सब अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, सब कंटेंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ये मत सोचिएगा कि ये क्या ही पूछेगा, नहीं, सब ज़रूरी है। देखिए, अब जब राज्यों के राज्यों के सृजन वर्ष की बात हो रही कि राज्यों का गठन कब कब हुआ, तो यहाँ पर एक माइंड में क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि राज्यों का जो समय अनुसार नए नए राज्यों का गठन हो रहा है, दो राज्यों को मिला दिया जा रहा है, दो राज्यों को बांट दिया जा रहा है, नए किसी राज्य के नाम को बदल दिया जा रहा है, तो माइंड में ये हिट होना चाहिए कि भाई ये जो चीज़ें होती हैं वो किस मतलब उसके लिए कौन सा संशोधन करना पड़ता है, संविधान के किस भाग में, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, ये हिट हो जाना चाहिए। यही तरीका है सही गाइडेंस में PYQ सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आर्टिकल 2, 3 एंड 4, और जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आर्टिकल 2 में क्या है, संविधान के जो भाग 1 है, भाग 1 में आर्टिकल जो दूसरा है, एक बार मैं आपको दिखाऊँ। देखिए, संविधान का भाग जो 1 है उसमें आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा है। आज हम आर्टिकल 1 छोड़ करके 2, 3, 4 इसको देखेंगे। एक आप लोग खुद से जा कर के देख लेंगे कि आर्टिकल फर्स्ट में क्या है। तो 2 में देखिए क्या है, 2 में क्या है, भारत में नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों का प्रवेश का मतलब कि जो भारत का हिस्सा नहीं है वो ऐसे क्षेत्र, उनके नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 करता है राज्यों की सीमाओं, नाम में परिवर्तन, इनकी बात करता है आर्टिकल 2। जो भारत के जो क्षेत्र की जो सीमा, उसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनकी सीमाओं और नाम के परिवर्तन से संबंधित है। लेकिन इन दोनों आर्टिकल के लिए शर्त क्या है वो देखिए। शर्त ये है कि जो बिल होगा उसको संसद में पेश करने से पहले, जैसे राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन किया जा रहा है, तो इस बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तत्पश्चात राष्ट्रपति से किसे भेजेगा, राज्य को भेजेगा, सिर्फ उसकी राय को जानने के लिए,
ठीक है। साधारण विधेयक से ही राज्यों की सीमाओं और नाम में परिवर्तन हो जाता है। साधारण विधेयक मतलब एकदम सिंपल, आराम से हो जाता है। संविधान संशोधन नहीं है, एक संविधान संशोधन एक कठिन प्रक्रिया है। मैं बहुत डीप में जाकर के इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। एक यदि कोई नया भी हो तो एक आइडिया लगा ले। साधारण विधेयक एक ईजी ये प्रोसेस है जिसके थ्रू राज्यों की सीमाओं नाम में परिवर्तन कर दिया जाता है। इससे पहले राष्ट्रपति की, इस बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। तत्पश्चात राज्य को उसकी राय के लिए भेजा जाता है। मूल संविधान में, मतलब जब संविधान बना था तो वहाँ पर इतना ही लिखा हुआ था कि राज्य को उसकी राय जानने के लिए राष्ट्रपति भेजता है, लेकिन बाद में पांचवें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति राज्य को राय देने की एक निश्चित समय सीमा भी दे सकता है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पूछेगा नहीं, इतना अंदर जाकर के नहीं पूछेगा। आगे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि आर्टिकल 4 क्या बात करता है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 से यदि भी जो भी परिवर्तन होता है उससे जो भी परिवर्तन होगा, मतलब कोई राज्य की सीमाओं नाम में परिवर्तन होता है, नए राज्यों का प्रवेश होता है, तो वो परिवर्तन अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में बदलाव तो होगा, क्योंकि जो अनुसूची 1 है क्या बात करती है, संघ एवं राज्य क्षेत्र की, और चौथी अनुसूची क्या बात करती है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो जो अनुसूची 1 और 4 है इसमें भी ऑटोमेटिक संशोधन तो हो ही जाएगा। आप खुद से सोचिए ना, जब संघ एवं राज्य क्षेत्र में सीमाओं में, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होगा, नए राज्यों का प्रवेश होगा, तो जो अनुसूची 1 है उसमें भी परिवर्तन होगा, साथ ही साथ जो चौथी अनुसूची है उसमें जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है उसमें भी बदलाव आएंगे। तो ये कहा गया, क्या इस तरीके से आर्टिकल 2 और 3 में जिस तरीके से जो अधिकार देता है संसद को, उसके बाद जो परिवर्तन होगा जो अनुसूची 1 और 4 में होगा, क्या वो बदलाव जो होंगे वो संविधान संशोधन माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। तो आर्टिकल 2, 2 और 3 को आधार बना करके संसद जो भी परिवर्तन करेगी, जो भी चेंजेस करेगी, वो अनुसूची 1 और 4 में संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, वो साधारण विधेयक के ही तहत उसमें संशोधन हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अनुसूची 1 और 4 एक बार फिर से जा करके आप देख लीजिएगा। आगे अब बात करें, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा लेक्चर मुझे लगता है कि 1-1 घंटे का हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ बहुत बढ़िया बन जाएगी पूरी पॉलिटी पे, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो ये राज्यों के सृजन की बात होने लगी कि राज्यों का सृजन जो समय अनुसार हो, मतलब समय समय पर होता रहा। ऐतिहासिक इतिहास को देखें तो स्वतंत्रता से पूर्व भी राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, और नेहरू और गांधी जैसे, वल्लभ भाई पटेल जैसे सब नेताओं ने इसको भी सही मानते थे कि हाँ भाई होना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद 1948 स्वतंत्र जब भारत हुआ तो इसके बाद इसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ी, जिसके बाद 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? एस.के. धर की अध्यक्षता में किया गया। और इस आयोग ने कहा, देखिए भाई, भाषाई कारक की जगह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन हो तो सही हो। भाषा को उन्होंने कहा हम आधार मानना ठीक नहीं है, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो तो अच्छा होगा। जब ये आयोग ने ये सुझाव दिया तो असंतोष बढ़ गया। असंतोष बढ़ा तो इसको देखते हुए फिर गवर्नमेंट ने दिसंबर 1948 में एक JBP समिति का गठन किया। ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे। फिर ऐसे पूछ सकता है कि JBP समिति के अध्यक्ष में जो शामिल सदस्य थे वो कौन कौन से थे। तो जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारमैया। मुझे इनका नाम थोड़ा नहीं याद हो रहा था, मुझे खुद ही, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज ये आपकी नोट्स है और इन फ्यूचर आप पढ़ने बैठें तो ये ठीक नहीं रहता कि आप फिर से सोचें कि इसमें कौन सी समिति में कौन से सदस्य शामिल हैं, तो लिख लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही जो चीज़ें याद ना हो आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़े तो इस जो समिति ने है रिपोर्ट दी, अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। पहली समिति की बात को दोहराया। यही समिति जो इसके धर की अध्यक्षता में थी, इसी बात को इसने दोहरा दिया। फिर इसके बाद आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। 1953 में आंदोलन अपने उग्र स्तर पर था। तो 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र से पहले भाषाई राज आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। 56 दिन की एक अनशन के बाद श्री रामुलु की
मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ही इस तेलुगु भाषी क्षेत्र पहले भाषी राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरे राज्यों में मांग बढ़ती चली गई, भाषाई राज्यों के आधार पर राज्यों के गठन की मांग। फिर इसके बाद फजल अली आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। ये अध्यक्षता फजल अली ने की और इसमें जो अन्य सदस्य थे वो के.एम. पाडिक्कर थे, एच.एन. कुंजरू थे। रिपोर्ट क्या इसने फजल अली ने प्रस्तुत की, उन्होंने कहा 1955 में प्रस्तुत किया और कहा एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को स्वीकारा, ठीक है, तो स्वीकार किया और तथा 16 राज्यों 3 यूटी के निर्माण की बात की, केंद्र शासित प्रदेशों के बात की। इतना फजल अली आयोग ये लास्ट आयोग था, इसने जो सुझाव दिया। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन किया गया और करने के बाद 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब आगे चलें। अब जो 1956 में इस संशोधन के बाद 14 राज्य हो गए और 6 यूटी हो गए। अब इसके बाद धीरे धीरे राज्यों की संख्या कैसे वर्तमान में बढ़ करके पहुंची है, ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। बम्बई इसी 14 राज्यों में शामिल था, ठीक है, इसी में शामिल था। बाद में इसी बम्बई से अलग किया गया गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर 1960 में बनने वाला 15वां राज्य है। 14 के बाद ये 15वां है और जो शेष बचा हुआ बम्बई का भाग था वही महाराष्ट्र कहलाया और मराठी भाषा के आधार पर उसका गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में, अब जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं की बात कर रहा हूँ, इसके बाद खत्म हो जाएगा। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड क्रमशः एमपी, यूपी और बिहार से पृथक होकर, क्रमशः का मतलब समझ पा रहे हैं ना आप कि एमपी से छत्तीसगढ़ और यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड पृथक होकर के 26वें, 27वें, 28वें राज्य बने। 2014 में तेलंगाना बना जो 29वां राज्य था। मैं थोड़ा क्रम भी लिख दिया चीज़ें क्लियर के लिए। फिर इसके बाद ये होता है कि फिर पुनर्गठन बिल 2019 आता है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित किया जाता है। जम्मू कश्मीर को जो जम्मू कश्मीर राज्य उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। डिस्कशन तो बहुत लंबा हो रहा है यार, अभी पहले क्वेश्चन था और इतना टाइम हो गया। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हो गया, ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में। और विधानसभा जम्मू कश्मीर में आप सभी को पता है और फर्स्ट पुंडुचेरी है, मतलब विधानसभा यदि किसी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले रही तो वो पुंडुचेरी है। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली व दमन दीव का विलय किया गया, ये चीज़ें याद रखनी है। अब वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो जो क्वेश्चंस ऊपर थे नागक्रम में देखें तो सबसे पहले हरियाणा 1966 में, फिर इसके बाद नागालैंड हुआ है 1963 में, 1963 में नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर इसके बाद क्या है मेघालय, फिर सिक्किम है, ठीक है। तो नागालैंड, हरियाणा और फिर इसके बाद मेघालय। अब यहाँ पर आते हैं, नागालैंड पहले है, फिर इसके बाद हरियाणा है, फिर इसके बाद सिक्किम है ना, क्या था यही तो था। चलिए नागालैंड, एक मिनट, नहीं मेघालय था, तीसरा मेघालय, ओके, तीसरा मेघालय था। तो अब क्रम देख सकते हैं कि फर्स्ट पे ये कौन सा है, हाँ ये है नागालैंड है, फिर इसके बाद कौन सा है हरियाणा है और मेघालय है। तो 3, 1, 4 ये क्रम सही है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मुझे ये सोचने में लग गया कि यार ये क्वेश्चंस में 18 मिनट लग गए, चलिए फटाफट खींचते हैं। फिर आगे देखिए, फ़ायदा होना चाहिए बस पढ़ाने का और कुछ नहीं। आर्टिकल 2 की बात करूं, विदेशी क्षेत्र को सम्मिलित करने से संबंधित है। आर्टिकल 3 की बात करूं तो आर्टिकल 3 किससे है? देश के भीतर राज्यों के पुनर्गठन से है, किंतु भारत क्षेत्र को किसी अन्य देश देने हेतु, एक बात का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 एंड 3 में जो सेकेंड आर्टिकल है
जब भारत के किसी क्षेत्र को दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि किसी दूसरे देश के पार्ट को लेना तो उसके लिए नहीं, लेकिन यदि हमें अपने किसी देश के पार्ट को कि भाग को किसी दूसरे देश को देना तो संविधान संशोधन करना होगा। जैसे देख सकते हैं कि 9वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 में इंडिया पाक के बीच सीमा समायोजन हुआ। 100वें संशोधन द्वारा इंडिया बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता हुआ। आगे की बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यहाँ पर ABCD है, यहाँ पर 1 2 3 4 इधर दोनों तरफ सूची 1 सूची 2 है। अब यहाँ पर देखें तो बहुत ईजी था। यदि देखा जाए तो आर्टिकल 14 सबको पता है, समानता के अधिकार से है, मूल अधिकार से है। तो यहाँ पर देखें ए का तीसरा, यदि एक मान लीजिए यही आपको पता है तो क्या क्वेश्चंस के सही ऑप्शन तक आप पहुँच पा रहे हैं? तो देखिए ए का तीसरा किस में है, ये है, ओके। तो इसका मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका क्या हो गया, डी हो गया। चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है DPSP, आर्टिकल 74 जो है राष्ट्रपति को PM की अध्यक्षता वाली मंत्री के अनुरूप कार्य करना होगा, ये है। आर्टिकल 368 किससे है, संविधान में संशोधन। लेकिन सिर्फ क्या इसको जान लेना काफ़ी है? नहीं, साथ ही साथ आप जानिए कि आर्टिकल किस भाग के अंतर्गत आता है। तो भाग 3 में आता है, और भाग पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स से है, और इसमें आर्टिकल 12 से 35 इतने अनुच्छेद शामिल हैं। वैसे ही जो आपका आर्टिकल 36 है वो भाग 4 से है, और ये DPSP से है, ओके। और इससे है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, और इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक के आर्टिकल शामिल हैं। फिर आर्टिकल 74 की बात आती है, ये भाग 5 से है, संघ सरकार से संबंधित सभी इसमें चर्चा की गई है आर्टिकल में। तो आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें शामिल है। आर्टिकल 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है, ये भाग 20 संविधान के भाग 20, और आर्टिकल इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368, ठीक है। ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चलें तो तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25वें, 42वें और 44वें और 92वें संशोधन द्वारा। देखिए, जब भी आप इन 4 संशोधन को पढ़ रहे हैं तो सिर्फ राइट आंसर जानना ही जरूरी नहीं है, ये भी संशोधन किससे संबंधित है ये भी जानना जरूरी है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, इससे प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता ये जैसे शब्द जोड़े गए। तो तीसरा देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए, भाग 4 का जोड़ा गया था, ठीक है। साथ ही प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे जो अभी मैंने ऊपर बोला। लोकसभा व विधानसभा की जो कार्यकाल है उसे 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफ़र कर दिया गया, 5 विषय को। अब देखिए, जब 5 विषय को राज्य सूची में समवर्ती सूची में किया जा रहा है तो माइंड में ये हिट होना चाहिए। फिर से मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस डिस्कशन लंबा जा रहा है तो इससे आप पकना मत, क्योंकि ऐसी भी बात है तो मैसेज आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा कि इस वीडियो को थोड़ा इसका ड्यूरेशन कम कर दीजिए, बाकी का ठीक है। क्योंकि जितना भी मैं बता रहा हूँ ना ये ज़रूरी है, इतना आपने कर लिया जैसे मैं बता रहा हूँ, दिखेंगे जो आगे क्वेश्चंस बन रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो ये संशोधन था, इस संशोधन में जब 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया तो एक माइंड में क्वेश्चन तुरंत यहाँ हिट होना चाहिए कि भाई जो समवर्ती सूची है या राज्य सूची है, जो विषयों का जो बंटवारा है वो किस सूची से संबंधित है? तो 7वें अनुसूची से संबंधित है। इसमें 3 सूची है, 3 सूची है, ठीक है। केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची है, संघ सूची जो है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, मूल संविधान में उसमें 97 विषय शामिल थे, आज वर्तमान में कितने हो गए? 100। राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे, अब 61 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि राज्य सूची से
समवर्ती सूची में 5 विषयों का ट्रांसफर हुआ, तो 66 में से 5 घट गया, 61 आ गया, और मूल संविधान में 47 विषय थे और 5 बढ़ गए तो यहाँ पर 52 हो गया। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ध्यान रखिएगा। जरूरी चीज़ों मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आर्टिकल 248 है, 248 अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है। जिन विषयों की चर्चा इन तीनों सूची में नहीं होगी उस पर वो अवशिष्ट शक्ति मानी जाएगी और उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा। आगे चलें, आर्टिकल 246 कई बार पूछ लेता है किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 46 जो है के तहत केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु को 3 सूचियों को 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, वही बात जो ऊपर है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि जो आर्टिकल 248 है, 246 है, ये सब किससे फिर संबंधित है? मतलब यूपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, तो जब पूछता है तो हमें पता होना चाहिए। तो भाग 11 जो संविधान का भाग 11 है उसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में बात किया गया है। किसके संबंध के बारे में? केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात हुई है। किस संबंध के बारे में बात हुई है? विधायी और प्रशासनिक। तो भाग 11 केंद्र राज्य विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में बात करता है। विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 तक में चर्चा है, ठीक है। तो 246 आपका आ गया इसमें और 248 भी आ गया। फिर इसके बाद प्रशासनिक संबंध जो है 256 से 263 तक है। फिर बात ये भी आती है कि भाई केंद्र राज्य के बीच में से प्रशासनिक विधायी संबंध नहीं होते, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध भी होते हैं। वो फिर किस में होगा? तो संविधान के भाग 12 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध है, आर्टिकल 268 से 281। आगे चलें 25। इसके बाद जो ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था कि किस संशोधन के द्वारा एक शब्द था ना, कि कौन सा शब्द था देख ही लेते हैं, पंथ निरपेक्ष। तो ये जो और संशोधन बच रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, इनको भी जरा देख लेते हैं फटाफट। जो 25वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ था और संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई थी और कहा गया था कि ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार में जो कटौती की जा रही है आर्टिकल 39B और C को लागू करने के लिए है। और यह आर्टिकल जो है यदि इसको वरीयता दी जाती है तो आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ को बात कर रहा हूँ, यदि आपने पहले भी बेसिक आपका अच्छा होगा तो सब चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन, एक तरीके से ये जो 42वां संविधान संशोधन था उसकी प्रतिक्रिया था। जो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई थी जो कहा जाता है कि लोकतंत्र की हत्या थी, लोकतंत्र को तोड़ने का काम किया गया था एक तरीके से। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ उसमें क्या किया गया, जो 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष किया गया था, इसको पूर्ववत किया गया, मतलब 5 साल फिर से कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया, क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब तक भारत में 3 बार आपातकाल लग चुके हैं, लेकिन जो तीसरा आपातकाल था वो तीसरा आपातकाल था वो आंतरिक अशांति से संबंध आधार पर लगाया गया था और आंतरिक अशांति अच्छे से स्पष्ट संविधान में नहीं किया गया था, जिसका फ़ायदा उठा करके वो आपातकाल लगा था। तो ये संविधान संशोधन के बाद आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शामिल कर दिया गया, मतलब जब हथियारों के साथ राज्य का कोई पार्ट या पूरे देश में किसी तरह का विद्रोह होता है, गंभीर समस्या दिखती है तो आपातकाल लगाया जाएगा, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। क्योंकि 1975 में लगा हुआ आपातकाल सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से था, क्योंकि उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने वर्तमान सरकार इंदिरा गांधी थी, उनका चुनाव जो था वो कुछ मतलब उसको लेकर के रोक लगा दी थी, उस पर कुछ इशू ऐसा था। तो उसके बाद अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल लगा था वो, तो ठीक है। तो ये जो 44वां संविधान संशोधन 1978 है, इसमें आर्टिकल 20-21 राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं होंगे, मतलब आर्टिकल 20-21 किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति को अब सिर्फ विधिक अधिकार बना दिया गया। अब जो 92वां जो है संविधान संशोधन, ये क्या है, 52 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें क्या किया गया था कि दल बदल की राजनीति को रोकने के लिए लाया गया था ये संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 10वीं अनुसूची और इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, अब तक आपने पहली, चौथी और 7वीं और 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़ लिया है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है।
वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि स्पीकर, अच्छा पढ़ ही देता हूँ। स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर करता है। सदस्यों को शपथ दिलाना, ये काम प्रोटेम स्पीकर का है। स्थानापन्न रूप से स्पीकर कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना ना हो, ये भी नहीं है। डी, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि यह सही है कि नहीं। नहीं, जो सही होगा वो बी होगा। एक बार इसका देख लेते हैं जो व्याख्या है इसकी। प्रोटेम स्पीकर सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं चुन करके सदन में, उनमें जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको बनाया जाता है। ये प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं, निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं नवनिर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान कराते हैं, लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं एवं नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। तो उसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अध्यक्ष के चुनाव के पश्चात यह पद समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई डिप्टी स्पीकर करते हैं। अब 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है ही हैं इसमें 2010 के क्वेश्चन पेपर में। अच्छा ओके, 9 कहाँ है, ये है। अब आता है ध्यानकर्षण के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानकर्षण के प्रावधान ने किसको सीमित किया है, अल्पावधि को, स्थगन प्रस्ताव को, प्रश्नकाल को, शून्यकाल को। मैंने कहा है कि जब भी पढ़िए भाई चारों ऑप्शन को पढ़िए, नहीं तो रहने दीजिए, PYQ मत करिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है, ध्यानकर्षण के प्रावधान को किस क्षेत्र को सीमित किया है। और ठीक है, तो और क्वेश्चंस देखेंगे तो जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, इससे आगामी 2023 और 24, 22, 21 की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपसे सॉल्व हो भी सकते हैं। तो कैसे होंगे और कैसे पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान दीजिएगा। जो ये प्रस्ताव होते हैं, जो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, अल्पावधि होता है, स्थगन प्रस्ताव होता है, आप सभी को पता है कि ये संसद जो कार्यपालिका है उसकी जवाबदेही को तय करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विधायिका को मजबूत बनाते हैं, कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने के लिए। तो जो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है पहले इसको जान लीजिए। या अति आवश्यक मामलों पर, जैसे मणिपुर हिंसा हुई थी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, तो ऐसे मुद्दों पर लाया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव लाने का मतलब है कि इस पे पहले अध्यक्ष की सहमति जरूरी है और तत्काल चिंता का विषय होना चाहिए, 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पारित होने का मतलब है कि गवर्नमेंट की कड़ी निंदा, मतलब माहौल हो सकता है कि सदन का भी खराब हो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कड़ी निंदा होती है। यह चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में जान लिया आपने। अब ध्यानकर्षण प्रस्ताव को देखिए, ये भी अति आवश्यक मामलों पर प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री के आधिकारिक वक्तव्य प्राप्त करने के लिए होता है कि मंत्री कुछ इस पर बोले। लोकसभा दोनों में हो सकता है, न किसी तरह की चर्चा और न ही किसी तरह मतदान होता है। ये एक तरीके से देखा जाए तो ध्यानकर्षण अध्यक्ष जो सदन के होते हैं चाहते हैं कि ये आए, ना स्थगन प्रस्ताव ना चाह करके वो चाहते हैं कि ध्यानकर्षण प्रस्ताव आए, क्योंकि इस पे बहुत ही नरमी के साथ किसी मुद्दे को उठाया जाता है। वहीं स्थगन प्रस्ताव में कड़ी निंदा होती है गवर्नमेंट की। यहाँ पर भी मुद्दा उठता है, लेकिन यहाँ पर सौम्य तरीके से, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से डिस्कशन होता है इस पर। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चंस, जो ये प्रश्न था कि जो ध्यानकर्षण के प्रावधान में निम्नलिखित में किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित कर दिया है। आप ये 3 किससे संबंधित है जरा उसको भी देख लीजिए। अल्पावधि चर्चा, जिसे 2 घंटे की चर्चा कहते हैं, ये तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामलों पर होती है। इसके लिए सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता, दोनों सदनों में आ सकता है। आइए बढ़े, प्रश्नकाल को देखिए, क्योंकि ऑप्शन में है प्रश्नकाल। तो प्रश्नकाल क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में हर बैठक होती है संसदीय सत्र की, उसमें पहला घंटा जो होता है 11 से 12 बजे में संसदीय सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों में मंत्री से प्रश्न पूछने का अधिकार अवसर दिया जाता है। प्रश्न 3 तरीके से होते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्न होते हैं, उत्तर मंत्रियों द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, मंत्रियों ने कुछ जवाब दिया, उसके बाद दूसरा जो सदस्य जिसने प्रश्न पूछा फिर कुछ पूछेंगे, फिर उसका जवाब मंत्री देंगे। तो पूरा प्रश्न पूछा जा सकता है। हरे रंग में ये मुद्रित होता है, ये ध्यान रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। आतारांकित प्रश्न में उत्तर लिखित रूप में देना होता है, पूरा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सफ़ेद रंग में मुद्रित होता है। अल्प सूचना प्रश्न जो होता है ये भी मौखिक पूछा जाता है। इसकी सूचना कुछ घंटे या 1-2 दिन पहले, अर्थात 10 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती, मतलब और सब में होती है 10 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता, लेकिन 1-2 दिन पहले देकर के अल्प सूचना जो प्रश्न है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है शून्यकाल।
मतलब 11 से 12 बजे तक प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है शून्यकाल। और आपने देखा कि वहाँ पर 4 ऑप्शन में एक है शून्यकाल, और 2022 या 23 की परीक्षा में पूछा गया है कि शून्यकाल किससे संबंधित, मतलब कितने उसका टाइम पीरियड पूछ लिया गया है कि किससे संबंधित है, 11 से 12, 12 से 1 ऐसे करके कुछ बना हुआ क्वेश्चंस। तो यहाँ पर इसीलिए ये देख लीजिए शून्यकाल जो है 12 से 1 बजे तक के बीच का होता है, बिना किसी सूचना के मामलों को उठाने के लिए ये शून्यकाल होता है। चलिए अब चलते हैं छठवें क्वेश्चंस पर। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। 4 समितियों के नाम हैं, इन चारों समितियों के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, इसको देखिए। और बार बार समिति से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको देखिए। संसदीय जितनी भी समितियां हैं वो आर्टिकल 105, 118 से शक्ति प्राप्त करती हैं। ध्यान रखिएगा, पीटी में पूछा जा सकता है कि संसदीय समितियां निम्नलिखित में से किस आर्टिकल से अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं, तो आर्टिकल 105 और 118। अब ऑप्शन में लोक लेखा समिति की बात है, जिसे पीएसी कहते हैं। लोक लेखा समिति क्या होती है इसके बारे में जानिए। इसमें ये जानिए कि इसको 1921 में गठित किया गया था, 1919 के अधिनियम को आधार बना करके। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है 3 वित्तीय समितियों में से, मतलब 6 अस्थायी समितियां हैं, 6 अस्थायी समितियों में से एक वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, उन वित्तीय समितियों में 3 वित्तीय समितियां हैं, एक लोक लेखा समिति है, एक प्राक्कलन है और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति है। इन तीनों का ऑप्शन दिया गया है, ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन और उपक्रम। नीचे क्वेश्चंस में इन तीनों समिति के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, अब जो लोक लेखा समिति होती है, सदस्यों में से अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो सदस्य होते हैं उनमें से ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। नियुक्ति जो होगी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा द्वारा 7 सदस्य होते हैं, मंत्री सदस्य नहीं बनते। ठीक है, और वहाँ पर क्वेश्चन था कि कौन सी समितियाँ जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें राज्यसभा के भी 7 सदस्य हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति हो गई। ठीक है, इसके बारे में जानकारी, जो लोक लेखा समिति होती है जो जांच करती है, वो सीएजी समिति जो होती है, जो सीएजी होती है, सीएजी जो होती है, कैग जिसे कहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देती है। उस राष्ट्रपति और राज्यपाल सदन में उस रिपोर्ट को रखते हैं, और ये लोक लेखा समिति क्या करती है, उस रिपोर्ट की जांच करती है। तो इसलिए कहा गया है सीएजी समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में काम करता है। ये सीएजी इसका मित्र कहा जाता है कि इसका लोक लेखा समिति का, क्योंकि ये रिपोर्ट तैयार करती है और इसी की जांच लोक लेखा समिति करती है। अध्यक्ष प्रायः विपक्ष से होता है, विपक्ष से इसलिए रखा गया है ताकि जो संसदीय प्रक्रिया में सब चीज़ें पारदर्शी हों। तो ये ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष प्रायः विपक्ष से होता है। आगे चलते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति को देखते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम ये भी वित्तीय समिति है। इसको 1964 में स्थापित किया गया था कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रिपोर्ट व खातों की जांच करता है ये। इसमें शुरू में 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से थे, 5 राज्यसभा से थे। अब वर्तमान में 22 सदस्य हैं, 15 सदस्य हैं लोकसभा से, 7 सदस्य हैं राज्यसभा से। मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि पूछा था कि राज्यसभा कौन सी समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ सही ऑप्शन तक नहीं पहुंचना है, ये सभी कंटेंट पर भी ध्यान देना है। समिति का अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा से होगा, नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, समिति का अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा से होगा और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होगा। आमतौर पर सत्ता दल से, कभी कभी विपक्ष से भी अध्यक्ष देखा जाता है। प्राक्कलन समिति आ जाइए, जिसे आकलन समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति में एक चीज़ जो है वो ये है कि इसमें जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा सत्ताधारी दल से होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सदस्य 30 सदस्य होते हैं, सब लोकसभा से होते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठित हुई थी। इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहते हैं और प्राक्कलन समिति को ही आकलन समिति भी कहते हैं। शुरू में इसमें 25 सदस्य थे, मंत्री इसके सदस्य नहीं बन सकते, इसे आकलन समिति भी कहते हैं, जो कि आपके ऑप्शन में है। ओके, फिर इसके बाद एक ये समिति बनती है सरकार के आश्वासन समिति। ये मंत्री सदन में कोई वादा करते हैं या वचन देते हैं तो उसकी जांच करती है ये समिति। और लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, कुल मिला करके यहाँ पे 25 सदस्य हैं। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, और जितना मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़िए, समझिए इस चीज़ को। आपका
100% एग्ज़ाम आप क्रैक करने के एकदम पास हो जाएंगे। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं अब। 7वें क्वेश्चन को, 7वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अब रिट पर है, क्योंकि अब यहाँ पर आप कर लेंगे ना आकलन समिति, वही प्राकलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, आकलन प्राकलन समिति में अभी आपने देखा कि 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है। तो 5 रिट आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय 5 रिट जारी करता है। उन 5 रिटों में से ये 4 रिट यहाँ पर दिया गया और कन्फ्यूजन सिर्फ इन्हीं 2 रिट में होती है, बी और सी, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, ये सब चीज़ें तो याद हो जाती हैं। चलिए इन 5 रेट को एक बार फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 जिसके बिना संविधान अर्थहीन है या संविधान की आत्मा व हृदय कहा है, सबको पता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि ये रिट जब तब जारी की जाती है जब न्यायाधीश अधिकारी को आदेश देता है कि सशरीर प्रस्तुत करो, आपने जिसको गिरफ्तार किया है हम देखेंगे कि उसका आधार वैध है या नहीं, तो सशरीर प्रस्तुत करने के लिए ये रिट जारी की जाती है कि किसी के मूल अधिकारों का हनन न हो। परमादेश ये दिया जाता है कि आपका जो कार्य है वही करिए, कोई अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों को ठीक से निर्वहन नहीं कर रहा है या जो ठीक है नहीं कर रहा है तो उनको कहा जाता है वही कार्य करो जो उसके अधिकार क्षेत्र में है, या अधिकार क्षेत्र से जाकर के बाहर का कोई काम करता है कोई अधिकारी तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध, न्यायालय जो होता है न्यायिक व अर्ध न्यायिक संस्था को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए प्रतिषेध रिट जारी करता है। और उत्प्रेषण जो होता है अधीनस्थ न्यायालय व न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा होता है को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब कि प्रतिषेध जब कोई कार्यवाही चल रही हो, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संस्था को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकने हेतु, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है प्रतिषेध जो होता है जब कोई कार्यवाही चल रही हो तब एवं उत्प्रेषण कार्रवाई तब उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कार्यवाही समाप्त होने के बाद निर्णय को समाप्त करने के लिए, मान लीजिए कोई जो अधीनस्थ न्यायालय हैं ये सब हैं, यदि किसी पर उन्होंने निर्णय दे दिया है तो उसके समाप्त के लिए उत्प्रेषण रिट, और यदि कार्रवाई चल रही है तो उसके लिए प्रतिषेध रिट। ठीक है, अधिकार परीक्षा इसलिए होती है कि आप जिस पद पर बैठे हो उसके बैठने का जो आपका आधार है वो लीगल है कि नहीं उसके लिए होती है अधिकार परीक्षा। यदि आधार लीगल नहीं है तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी, प्रतिषेध हो जाएगा। ठीक है, कि रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो वो क्या है, सी हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1991, 1995, 2000 और 1993। तो यहाँ पर एक बार पूरी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में नॉलेज ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि जहाँ से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर फिर से क्वेश्चंस बने। तो पंचायती राज व्यवस्था देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन, इस पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन बिना मतलब कोई संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था, तब राज्यों ने अपनी स्वेच्छा से सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहर जो नेहरू हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था इस व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का। दूसरा राज्य जारी करने वाला इस राज्य को, इस व्यवस्था को स्थापित करने वाला है आंध्र प्रदेश। लेकिन जो आज जिस तरीके से इसे जब संविधान संशोधन के द्वारा इसे एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, तो इसके बाद बाध्यता हो गई राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की कि इसका चुनाव समय समय पर हो और फंडिंग बराबर होती रहे। इसके पहले ये सब चीज़ें बाध्यता नहीं थी। ठीक है, इसलिए ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाले पहले और दूसरे राज्य हैं, जहां पर मतलब ये स्वेच्छा से राज्यों ने इसकी स्थापना की थी, कोई संविधान संशोधन तब नहीं हुआ था। लेकिन जब क्या बोलते हैं कि ये संशोधन हो गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में, तो इसके संशोधन के बाद प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बना जिसने इस संशोधन को आधार बना करके पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। लेकिन इन व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था को संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए, इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने की थी, 1986 में लक्ष्मी सिंघल समिति ने की थी। ध्यान रखिएगा डियर। ठीक है, बहुत चीज़ों को क्लियर करते हुए चलिए,
तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसके बाद बलवंत, ये देखें, थोड़ा इसको और पहले देख लेना था। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी थी। इन्होंने ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय का मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। बलवंत राय मेहता को इस व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। फिर 1963 में संथालन समिति बनी। उन्होंने कहा कि राजस्व शक्तियाँ प्रदान करने और राज्य वित्त निगमों की स्थापना की ने अनुशंसा की थी। ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा बाकी जितनी भी चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया वो इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ। संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है, और 16 अनुच्छेद इस भाग में जोड़े गए, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक, तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए। आप आज ने पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची आपने पढ़ लिया। अभी आगे 12वीं अनुसूची पढ़ेंगे। इसका मतलब आपने टोटल 12 अनुसूची हैं ना। इन 12 अनुसूची में से आपने पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों तक का अध्ययन आपने कर लिया, ठीक है। पहली, चौथी, 7वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 6 अनुसूची। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक मिनट, बारह अनुसूची, ठीक है। अभी चलिए, तो आपने 6 अनुसूचियों का तो आज की क्लास में कर लिया और 12 अनुसूची से क्वेश्चंस बनते भी हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आगे देखें तो यह संशोधन, जो ये संशोधन 1992 में हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लागू कब हुआ था? ये व्यवस्था 1993 में लागू हुई थी। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो 1992 में जो संशोधन हुआ था, क्योंकि डाउट हो सकता है ना कि पंचायत और नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया, तो कई सारों में डाउट हो सकता है कि 1992 हो सकता है, लेकिन अच्छी बात है कि इसमें 1992 है ही नहीं। 1993 में ये लागू हुआ था, तो डी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद पंचायती का देख लिया। अब नगर पालिका के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जो प्री के एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी होगा। यह संशोधन जो 73वां जो संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से है, और जो 74वां संविधान संशोधन है 1992 में ही हुआ था, ये शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है, नगर मतलब पंचायत से संबंधित है, ठीक है। शहरों में और गाँव में, ये शहरों में स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अब यहाँ पर भी 3 प्रकार की नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। यह लागू किया गया था, ये संशोधन 1 जून 1993 से लागू किया गया था। नया भाग इसमें भी जोड़ा गया 9A, और 18 नए अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए थे। वहाँ पर कितने किए गए थे? 29 विषय, और यहाँ पर 18 नए अनुच्छेद, और यहाँ पर कितने? 16 अनुच्छेद। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें ग्राम स्तर पर 11वीं अनुसूची और शहरी स्तर पर 12वीं अनुसूची। यहाँ पर 29 विषय थे, यहाँ पर 18 विषय थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ें तो यह संशोधन 1 जून, ठीक है, ये तो पढ़ लिया गया। सर्वप्रथम नगर निगम 1688 को मद्रास में स्थापित किया गया था। लॉर्ड रिफन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये आखिरी क्वेश्चंस, भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चंस दोबारा नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान रखिएगा कि केरल में 1957 में पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था, एवं M.N. रॉय को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक माना जाता है। बस इतना ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि आज का ये डिस्कशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और जो बोर हो गए होंगे वो फिर अपनी तैयारी से बहुत दूर है, मैं इतना समझता हूँ। और जो बोर नहीं हुए होंगे, पूरे लेक्चर को देख रहे होंगे, वो अपनी परीक्षा, अपने टारगेट के बहुत नज़दीक है। जब ये 15 सालों के डिस्कशन पेपर को मेरे आप देख लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस आप इजीली सब के सब आपसे सॉल्व हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो लगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, नमस्कार।